हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के तटीय मैदान। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे तो भारत के तटीय मैदान आपके लिए काफी दमदार टॉपिक हुआ, क्योंकि हम इसमें एकदम मैप के थ्रू और पूरा डीपली अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, इसके पूर्व हमने क्या किया था, इसके पूर्व हमने यानी अध्ययन कर लिया था आपके उत्तर के विशाल मैदान जितने भी है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स से अध्ययन कर लिया था। क्या क्या देखा था जी, तो उत्तर के विशाल मैदान में हम लोगों ने देखा था आपका पंजाब का मैदान और राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। जी हाँ दोस्तों, देखा था ना। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाइए प्लेलिस्ट में, और ज्योग्राफी का जो वीडियो प्लेलिस्ट का पड़ा हुआ है उसमें सीरियल वाइज सब पार्ट आपको मिल जाएंगे, जाकर वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यानी आपका भारत के तटीय मैदान। तो भारत के जो तटीय मैदान है इसको हम कितने भाग बांट सकते हैं, तो भारत के तटीय मैदान को हम दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला आपका होगा, आप देख सकते हैं इधर जो आपका है लगभग ये जो क्षेत्र आपको दिखाई देता है ये आपका अरब सागर है। ये कौन सा क्षेत्र है जी, ये सब आपका अरब सागर का क्षेत्र है। ठीक है, ये जो आपको जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये आपका अरब सागर का भाग है। ठीक है, इसको हम कहते हैं भारत के तटीय मैदान का, ये हो जाएगा आपका पश्चिमी तटीय प्रदेश। ये क्या हो जाएगा आपका पश्चिमी तटीय प्रदेश। और इधर आपको जो दिखाई दे रहा है ये बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो ये आपका हो जाएगा पूर्वी तटीय प्रदेश। क्या हो जाएंगे, पूर्वी तटीय प्रदेश। ठीक है, तो एक एक करके हम यानी सबके बारे में क्या करेंगे, पूरे डीप में अध्ययन करेंगे, एक भी पॉइंट आपको यहां से छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार देख लेते हैं कि भाई कुल स्थलीय सीमा जो है, यानी भारत की स्थलीय सीमा, भारत की तटीय सीमा, या आपका तट और स्थल, यानी कुल स्थलीय सीमा की रेखा की लंबाई कितनी है, या जो और कुल तटीय सीमा की रेखा की लंबाई भारत की कितनी है, और कुल मिलाकर देखेंगे कुल भारत का यानी लंबाई क्या है, यानी सीमा की लंबाई, कुल सीमा की लंबाई अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले एक टॉपिक होगा, हम डालेंगे कि कुल यानी भारत की सीमा जो होगा, भारतीय सीमा की कुल लंबाई, ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में ये आ जाए कि भाई तटीय जो सीमा है इसकी कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे पहले भारत की सीमा की लंबाई, यानी भारतीय सीमा, यानी भारतीय सीमा की कुल लंबाई कितना है, भारतीय सीमा की कुल लंबाई तो कितना हो जाएगा जी, तो हम यहाँ देख सकते हैं भारतीय सीमा की कुल लंबाई अगर आप देखिएगा तो हो जाए 22,716.7 किलोमीटर। कितना होता है, 22,716.6 किलोमीटर जो होता है ये आपका कुल सीमा की लंबाई है। आपका इसमें स्थलीय भाग आ जाएगा, ये जलीय भाग भी आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हमने जो ब्लू कलर से आप देखिएगा, ये जो आपका केवल ब्लैक कलर से जो दिखाया गया है ये आपका स्थलीय सीमा होगा, सीमा रेखा की लंबाई होगा। और जो आपने यहां पर हमने क्या देखा है, ब्लू कलर से जो हमने लाइन किया है ये आपका क्या हो जाएगा, स्थलीय जलीय सीमा होगा, तटीय सीमा होगा। ठीक है, तो यानी भारतीय सीमा की कुल लंबाई यानी इसमें स्थलीय और जलीय दोनों है। ठीक है, तो हम भारतीय सीमा जो है, भारतीय सीमा में कितने भाग बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, दो भागों में, एक आपका होगा भारत के स्थलीय सीमा, भारतीय सीमा कितने भाग बांट सकते हैं, दो भाग बांट सकते हैं। एक आपका क्या हो जाएगा, तो एक आपका होगा स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा होगा। ठीक है, और दूसरा अगर हम देखेंगे तो ये तो हो गया आपका स्थलीय भाग। यहां से देखिए, यहां से जो कलर आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर जो होगा ये स्थल, यानी ये पूर्ण रूप में यहां पर स्थल है। भारत जो है आपका ये किसी न किसी दूसरे देश से भी जुड़ा है तो वो भी स्थल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका स्थलीय सीमा। दूसरा हम क्या देखेंगे, दूसरा आपका ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा जलीय सीमा। क्या हो जाएगा, जलीय सीमा, या बोल सकते हैं तटीय सीमा। क्या बोल सकते हैं, तटीय सीमा। ठीक है, जलीय सीमा या तटीय सीमा। अब देखिए स्थलीय सीमा रेखा की अगर देखी जाए, यानी स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो यहां पर देख सकते हैं कि आपका स्थलीय का जो कुल लंबाई होगा वो आपका होगा 15,200 किलोमीटर। कितना होगा जी, 15,200 किलोमीटर। ये क्या हो गया आपका 15,200 किलोमीटर जो है ये आपके स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। ठीक है, उसके बाद हम देखें जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो जलीय सीमा की अगर लंबाई हम देखते हैं तो ये जलीय या तटीय सीमा की कुल लंबाई अगर हम देखेंगे तो ये आपको मालूम होगा। ठीक है, भारत की स्थिति विस्तार में भी ये हमने पढ़ाया था। तो इसमें यानी कुल जलीय सीमा की रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो कुल जलीय सीमा की लंबाई हम देखेंगे कि इसकी लंबाई हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका हो जाएगा जलीय सीमा, या बोल सकते हैं तटीय सीमा की लंबाई। ठीक है, अब यहां पर हम ये देखते हैं कि स्थलीय सीमा तो हो गया और ये हो गया आपका जलीय सीमा। तो जलीय सीमा को आप कितने भागों में बांट सकते हैं, यहां पर हम देखेंगे जलीय सीमा को बांटा जाता है दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। एक तो होगा भारत के मुख्य भूमि का,
एक क्या हो जाएगा, भारत के मुख्य भूमि का, ये जो आपका मुख्य भूमि है तो मुख्य भूमि का तटीय सीमा, ठीक है। और एक होता है द्वीपीय, यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका द्वीप भी पाया जाता है, लक्षद्वीप वगैरह ये सब जो है, ये सब जो क्षेत्र है ये सब क्या पाया जाता है आपका, यहाँ पर लक्षद्वीप है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे आपका ये जो क्षेत्र होगा अंडमान निकोबार वाला, ये भी आपका द्वीप है, तो ये भी हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर नोट कर ले। जलीय सीमा कितने भाग बटा है, 2 भागों में बांटा जाता है। एक आपका होता है क्या, भारत के मुख्य भूमि का, भारत के मुख्य भूमि का तटीय सीमा, मुख्य भूमि का तटीय सीमा, एक होगा द्वीपीय, एक क्या हो जाएगा, द्वीपीय सीमा, ठीक है, ये होगा। तो भारत के मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो इसको अगर हम देखें तो इसकी कुल लंबाई हो जाएगा 6100 किलोमीटर। कितना होगा, 6100 किलोमीटर। यही हम आपको बताने वाले थे, इसलिए इतना बताना पड़ा, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्या इसके बाद, इसमें अगर हम देखते हैं, ठीक है, कि भाई द्वीपीय सीमा की कुल लंबाई कितना होगा, तो यहां पर हो जाएगा 1400, ठीक है। ये आप बताइए कि मान लीजिए कि आपका कितना 7516 दशमलव में से अगर कितना 61 से माइनस कीजिए 1416 हो जाएगा, 1416.6 किलोमीटर, ये बाबू आपका हो जाएगा, क्या होगा, यानी द्वीपीय सीमा। तो हम द्वीप के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम लोग क्या कर ले, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका पश्चिमी तटीय प्रदेश, फिर देखेंगे पूर्वी तटीय प्रदेश, और उसके बाद हम द्वीपों के बारे में पढ़ाएंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आप लोगों का पठारीय क्षेत्र, ठीक है। क्योंकि ये आपका लगभग मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और जो भी मैदान, अगर मैदान पढ़ रहे हैं तो मैदान में कोई भी टॉपिक हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इस तरह हम लोग को कूद नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ना है एकदम पूरे डिटेल्स, और एक भी पॉइंट न छूटे, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। पढ़ाई इस तरह करना है कि हम इतना काबिल जरूर हो जाए, हम किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो काबिल इतना जरूर हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे तो आंसर मेरे स्टूडेंट के, हम बोल सकते हैं, एक मेरा कहना है, क्या कहना है, हम बोल सकते हैं कि मेरे स्टूडेंट किसी के सामने झुकता नहीं है साला, जो डायलॉग देख रहे हैं ना पुष्पराज का, तो वहीं जो मेरा स्टूडेंट है वो किसी के सामने झुकता नहीं है साला, याद रखिएगा, ठीक है। किसी के सामने झुकना नहीं है, तो ऐसा पढ़ ले जाए कि हम कोई किसी तरह कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका एकदम फटाफट जवाब के जबान पे होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, भारतीय सीमा कितना भाग बांटा जाता है, भारतीय सीमा को हम देख सकते हैं, भारतीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो भारतीय सीमा की कुल लंबाई आपका 22,716.6 किलोमीटर है। और उसी प्रकार में इसको हम कितने भाग बांट सकते हैं, तो इसको 2 भाग बांट सकते हैं। पहला क्या होगा, स्थलीय सीमा, जो आपका ये स्थल जो ब्लैक कलर का दिखाया गया है, इसकी ये हो जाएगा आपका क्या, ये होता है स्थलीय सीमा, ये क्या होता है, स्थलीय सीमा, ठीक है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो स्थलीय सीमा की लंबाई हम देख सकते हैं कितना, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हम क्या बांटे, जलीय सीमा या तटीय सीमा, तो ये आपका जो भी भाग आपका होगा ये क्या हो जाएगा, तटीय सीमा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएंगे तटीय सीमा, तटीय सीमा। तो तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी होगी, तटीय सीमा की कुल लंबाई हो जाएगी आपका 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब जो जलीय सीमा था यानी तटीय सीमा था, इसे कितने भाग बांट दिया, 2 भाग में बांट दिया। एक आपका भारत के मुख्य भूमि का तटीय सीमा, और दूसरा हो जाएगा आपका द्वीपीय सीमा, जो आपका द्वीप को भी हम 2 भाग में बांट सकते हैं, एक हो जाएगा पूर्वी द्वीप, एक हो जाएगा पूर्वी द्वीप। तो हम द्वीप का जब चैप्टर लाएंगे, द्वीप के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हम बोल रहे हैं आपसे पूरा दावा के साथ कि एक भी बिंदु छूटेगा नहीं, क्लियर। आपसे बस यही अनुरोध है कि वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कीजिए बाबू, शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा हमारा परिवार बढ़ेगा, ठीक है। और इसका लाभ यानी दूसरे बच्चे भी उठा सकते हैं। आपके मान लीजिए आपके शेयर करने से और किसी दूसरे का भविष्य बन जाता है तो आप ही को पुण्य मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए अपने बारे में केवल मत सोचिए, आप दूसरे के बारे में भी थोड़ा सोचिए, ठीक है। तो ये आप नोट कर लिए होंगे, मिटा दें। अब हम पढ़ेंगे भारत के मुख्य भूमि का जो तटीय सीमा है, इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा किया जाएगा। आप देख सकते हैं स्थलीय सीमा की रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा की 7,516.6 किलोमीटर। इसको 2 भाग बांटे, यानी भारत के मुख्य भूमि का तटीय सीमा और द्वीपीय सीमा। भारत के मुख्य भूमि तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर, और आपका द्वीपीय सीमा की जो लंबाई हो जाएगा 1416.6 किलोमीटर। क्लियर। चलिए, बहुत आप लोग स्ट्रांग है भाई, मजबूत है, बहुत तेज है। चलिए नोट कर दे, मिटा दे, इसको मिटा दे। हाँ चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब देखिए, अब हम देखेंगे एक एक करके कि भाई आपने यहाँ पर हम देखें कि भाई भारत के जो तटीय सीमा था इसके कितने भाग में बांटे थे हम लोग। भारत के तटीय सीमा को 2 भागों में बांटे थे।
कितने भागों में? 2 भागों में बांटे थे। ठीक है, भारत के तटीय सीमा को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। अब यहाँ पर देखेंगे वो 2 भाग कौन कौन से हैं। भारत के तटीय सीमा को अगर देखा जाए तो 2 भागों में हम बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, एक आपका हो जाएगा पश्चिमी तटीय सीमा, पश्चिमी तटीय सीमा, पश्चिमी तटीय भारतीय तटीय मैदान, तो हम मैदान भी लिख सकते हैं, ठीक रहेगा। पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा हो जाएगा आपका पूर्वी तटीय मैदान। अब देखिए, सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषता क्या होगी? हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों पर यानी संकीर्ण पट्टी का विस्तार हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार है, बीच में ये इधर आप ऊपर देखिए, ऊपर अभी हम लोग मैदान पढ़े थे, तो मैदान आपका उत्तर में अवस्थित है। यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार है, ये विशेष रूप से आपका क्या है, जो भी क्षेत्र बचा हुआ है ये आपके प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका जो होगा ये प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पर क्या हुआ है, विकसित है। तो प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों देख सकते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के आपका दोनों किनारों पर ये क्या हुआ है, पूर्वी एवं पश्चिमी किनारों पर, ये आपका पूर्वी हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी हो जाएगा और ये पूर्वी। तो पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर क्या हुआ है, आपके तटीय मैदानों का संकीर्ण पट्टी के रूप में, तटीय मैदान जो है वो संकीर्ण पट्टी के रूप में फैले हुए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये तो प्रायद्वीपीय पठार को समझिए, बीच में जो बहुत सारे क्या है प्रायद्वीपीय पठार है। तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों पर, यहाँ से लेकर और यहाँ तक दोनों किनारों पर, यानी पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट पर हम देखेंगे कि यहाँ से आपका गुजरात के कच्छ से लेकर और यहाँ पर देखेंगे बंगाल के खाड़ी तक, ये क्या हुआ है, ये आपका पूर्ण रूपेण से भारत का तटीय मैदान फैला हुआ है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा होता है पूर्वी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान जो होगा आपका देखेंगे गुजरात के कच्छ से लेकर यहाँ पर देखिएगा कन्याकुमारी तक, ये कौन सा क्षेत्र है, ये आपका हो जाएगा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी यानी गुजरात के कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ पर कच्छ कर दीजिए या सरक्रिक बोल सकते हैं, क्या सरक्रिक, यानी सरक्रिक से लेकर ये गुजरात के, सर्किट देखा है आपके गुजरात में ही है, तो गुजरात के कच्छ से या सर्किट से लेकर कहाँ तक, या 24 डिग्री चैनल से लेकर हम देख सकते हैं कहाँ तक, आपका कन्याकुमारी तक आपके जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, पश्चिमी मैदान का कहाँ से कहाँ तक विस्तार हुआ है, सर्किट से लेकर कन्याकुमारी तक। अब इसको क्या किया गया, अनेक प्रकार के मैदानों में बांटा गया है, अनेक प्रकार के तटों में क्या कर दिया है, बांटा गया है। ठीक है, अब यहाँ के कौन कौन से हम देखेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान में कौन कौन से तट आते हैं। तो यहाँ पे विशेष रूप से हम देखेंगे कि आपका काकरापारा तट आ जाएगा, कोंकण तट आ जाएगा, कन्नड़ तट आ जाएगा, कन्नड़ के बाद आपका मालाबार तट आते हैं। ये आपका पश्चिमी तटीय प्रदेश में कौन कौन से तट आते हैं जी, काकरापारा तट या गुजरात का तटीय प्रदेश होगा, दूसरा आपका होता है कोंकण तट, ठीक है, और तीसरा आपका आता है कन्नड़ तट और चौथा आता है मालाबार तट। याद कर लीजिए पहले पश्चिमी तटीय प्रदेश में। तो पश्चिमी तटीय प्रदेश में कौन कौन क्षेत्र आते हैं, तो पश्चिमी तटीय प्रदेश में हम यहाँ पर नोट करेंगे आपका काकरापारा। देखिए ये केवल आप नाम जानते होंगे, नाम पढ़े होंगे, लेकिन आज हम इस सबकी विशेषता के बारे में पढ़ाने वाले हैं। भारत के स्थिति में विस्तार में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन उसमें केवल नाम उनके बारे में बताए थे, जो प्रमुख बातें थी वो बताए थे, लेकिन तटीय मैदान के बारे में हम विशेष रूप से उसमें चर्चा नहीं किए थे, क्योंकि ये आपको तटीय प्रदेश का जो भाग है, ये जो पार्ट है अलग से पढ़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिर इसमें एक और संबंध जुड़ेगा आपका नदियों का। तो नदी के बारे में हम क्या करेंगे, जो अपवाह तंत्र होगा, यानी मान लीजिए अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो ये भी आप सोचिएगा इसमें, तो हम नदी अपवाह तंत्र में उसको विशेष रूप से क्या किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक बाई टॉपिक हम लोग चलेंगे ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो इसको हम कितने में बांट सकते हैं, पश्चिमी तटीय प्रदेश को हम देखेंगे कि पश्चिमी तटीय प्रदेश को हम बांट सकते हैं आपका काकरापारा तट, काकरापारा तट, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कोंकण तट, कोंकण तट, ठीक है, तीसरा हो जाएगा कन्नड़ तट और चौथा हो जाएगा मालाबार तट, मालाबार तट।
ठीक है। अब देखिए काकरापारा जो तट है इसको अनेक नामों से जाना जाता है। यहाँ पर बोल सकते हैं गुजरात का तटीय प्रदेश भी बोल सकते हैं, गुजरात का तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश बोल सकते हैं। ठीक है। कोंकण तट को क्या बोल सकते हैं? कोंकण तट को महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश बोल सकते हैं, महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश। ठीक है। और कन्नड़ तट को बोल सकते हैं कर्नाटक का तटीय प्रदेश, कर्नाटक का तटीय प्रदेश। ठीक है। मलाबार को बोल सकते हैं केरल का तटीय प्रदेश, केरल का तटीय प्रदेश। ठीक है। अब गुजरात को एक और नाम से जानता है, यहां पर कठियावाड़ा का तट भी बोला जाता है इसको, कठियावाड़ा, कठियावाड़ा का तट, ये भी आपको याद रखिएगा। तो ये हो गया आपके कितने भाग में बांटा जा सकता है जी? तो इसको हम 4 भाग बांट सकते हैं। ठीक है। पश्चिमी तटीय प्रदेश को कितने भाग में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। क्लियर। अब देखिए कि ये कहां से कहां तक विस्तृत है और सबके बारे में एक एक करके यानी पूरे डिटेल्स में हम लोग क्या करेंगे, आज इसको अध्ययन करेंगे। क्लियर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? किसी की कोई दिक्कत हो तो जल्दी बोलिए आप लोग। ये चारों पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इसको मिटा दें। ये तो प्रदेश का बंटवारा हो गया, मिटा दें इसको। अब देखिएगा आप, सबसे पहले हम देखेंगे आपका ये पश्चिमी तटीय प्रदेश है, ये कितने भागों में, तो हम देख लिए भाग इसका। पहले देखेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, इसका कुल लंबाई कितना है। उसके बाद फिर इसके प्रकार, जो हम 4 प्रकार यानी लिखे, सबके प्रकारों के बारे में क्या करेंगे, यानी डिटेल्स उस पर क्या किया जाएगा, आपका अध्ययन किया जाएगा। तो एक एक करके सबके बारे में हम क्या नोट यहाँ पर करते चलिए। यहाँ पर हम लिख रहे हैं आपका पश्चिमी तटीय प्रदेश की कुछ विशेषता को नोट करते चलिए। पश्चिमी तटीय प्रदेश की जो जो विशेषताएं होंगी उसको हम यहाँ पर देखते चलेंगे। पश्चिमी तटीय प्रदेश, पश्चिमी तटीय प्रदेश या पश्चिमी तटीय प्रदेश का मैदान ही ठीक रहेगा। पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिम घाट या पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य स्थित एक संकीर्ण मैदान है, संकीर्ण मैदान है जो उत्तर में गुजरात के कक्ष से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है, कन्याकुमारी तक फैला है। क्लियर। पहला पॉइंट हो जाएगा कहां से कहां तक फैला है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात के कक्ष से लेकर और ये कन्याकुमारी तक फैला है। ठीक है। तो पॉइंट कि गुजरात के मैदान को छोड़कर यह मैदान से कम चौड़ा है। ठीक है। गुजरात के मैदान को छोड़कर यह मैदान पूर्वी तटीय मैदान से क्या है, कम चौड़ा है। नेक्स्ट हम पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो औसत चौड़ाई है, इसकी औसत चौड़ाई 65 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, तो इसकी औसत चौड़ाई जो है ये 65 किलोमीटर है एवं
पश्चिम से पूर्व में 10 से 80 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या क्या हो जाएगी। माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो द्वारिका शहर था, एक द्वारिका शहर था, वो आपका पश्चिमी तट पर ही अवस्थित था। ठीक है, पौराणिक ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि जो द्वारिका शहर था वो कहाँ था, यानी पश्चिमी तट पर ही अवस्थित था, जो आज इसी तट में क्या हो गया, विलीन हो गया है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट को लिखे हैं कि ऐसा माना जाता है कि पौराणिक शहर, माना जाता है कि पौराणिक शहर द्वारिका इसी तट पर अवस्थित था, इसी तट पर अवस्थित था, जो आज क्या हो गया है, जो आज विलीन हो गया है, विलीन हो गया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, यानी पश्चिमी तटीय की विशेषता को, यानी जो कुछ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कुछ मुख्य पॉइंट को हम लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसके भाग जो प्रकार है और उसके बारे में, उसकी विशेषता क्या क्या है, सबके बारे में विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। गुजरात के कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। वो चारों नाम अभी हमने बताया था आपको, एक में लिखिएगा, 1 2 3 4। एक में हम लिख सकते हैं क्या, काकरापारा तट या कठियावाड़ का तट। ठीक है, दूसरा हम लिख सकते हैं क्या, कोंकण तट, और तीसरा हो जाएगा कन्नड़ तट, और चौथा हो जाएगा मालाबार तट। ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, फिर एक एक करके हम सबके बारे में अभी हम डिटेल से रूप से चर्चा करेंगे। क्लियर, मिटा दे इसको, एक बार स्क्रीन से ले लीजिए। इसके बाद देखिए, अभी हम देखेंगे आपका काकरापारा तट की कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, फिर इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, और यहाँ की प्रमुख बातें क्या क्या है, सबके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल्स रूप से अध्ययन करेंगे। इसमें क्या रखना है, पश्चिमी तटीय प्रदेश, जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो पश्चिमी तटीय प्रदेश जो आपका गुजरात के सर्किट से लेकर यहाँ से लेकर और कन्याकुमारी तक क्या हुई है, फैली हुई है। दूसरा बात आपको याद क्या रखना है कि भाई इसकी जो औसत चौड़ाई है वो औसत चौड़ाई 65 किलोमीटर है। कितनी है, औसत चौड़ाई 65 किलोमीटर है। गुजरात में यह सबसे लंबी है, गुजरात में इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है, 80 किलोमीटर है। और जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाती है इसकी औसत चौड़ाई जो है कहीं कहीं 10 से 80 किलोमीटर मानी जाती है। दक्षिण में जाते जाते यह 10 कहीं 80 किलोमीटर तक भी सीमित है। ठीक है, दक्षिण की ओर जाएगी इसकी चौड़ाई घटती जाएगी, ये पॉइंट याद रखना है। इसी किनारे आपका पौराणिक शहर यानी द्वारिका अवस्थित था, जो आज क्या हो गया है, विलीन हो गया है, डूब गया है। ठीक है, ये आपकी पश्चिमी तटीय की कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो निकली। एक और विशेषता इसमें लिख लीजिएगा कि यहाँ पर यानी अरब सागर में जितने भी, ये सब कौन सा सागर हो जाएगा, अरब सागर। ये अरब सागर है, ऐसे तो आप लोग सब जानते हैं कि ये कौन सा सागर है, अरब सागर है। अरब सागर ये कौन सा है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो याद रखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पश्चिमी तटीय की विशेषता, पश्चिमी तटीय प्रदेश में कि अब यहाँ से इसमें आने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो सब एस्चुरी का निर्माण करती है। तो एस्चुरी का निर्माण करने के लिए प्रमुख जो नदी है, 2 ही नदी है, एक तो आपका नर्मदा हो जाएगी, एक आपका ताप्ती हो जाएगी। ठीक है, 2 ही याद रखना है। ठीक है, जो आकर आपकी पश्चिम की ओर बहती है। बाकी सब नदियाँ हैं तो उसके बारे में हम अपवाद तंत्र में विशेष रूप से ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें 2 नदी याद रखना है, ताप्ती और दूसरा क्या होगा, नर्मदा।
जो एस्चुरी का निर्माण करती है। अब देखिए, अभी हम देख रहे थे काकरापारा तट कितने भाग में बटा गया था, 4 प्रकार था। एक था आपका काकरापारा, दूसरा आपका था कोंकण, तीसरा था कन्नड़ और चौथा था मलाबार। अब देखिए काकरापारा का विशेषता क्या है। काकरापारा तट, तो काकरापारा तट की विशेषता क्या होगी, काकरापारा तट एक एक पर हम लोग देखेंगे एक एक करके सबके बारे में। तो काकरापारा तट जो है ये आपका सर्करिक से लेकर, ठीक है, यहाँ पर हम आएंगे तो दीव तक, यानी दमन दीव, यहाँ पर आपका दमन दीव तक क्या हुआ है, फैला हुआ है, ये क्षेत्र होगा। दीव तक बोल सकते हैं, क्या, दीव, ठीक है। ये आपका खंभात का खाड़ी, ये आपका दीव तक क्या है, विस्तृत है, सर्करिक से लेकर दीव तक। दूसरा होगा आपका कोंकण तट, कहाँ से कहाँ तक अवस्थित है। कोंकण तट को हम देखेंगे कि दीव से लेकर यह आपका गोवा तक अवस्थित है। कहाँ तक, गोवा तक, ठीक है। और उसके बाद जो आपका कन्नड़ तट होगा गोवा से लेकर न्यू मंगलोर शहर है, न्यू मंगलोर तक अवस्थित है, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे आपका न्यू मंगलोर से लेकर मंगलोर जो अवस्थित है, मंगलोर, इसको मंगलोर भी बोल सकते हैं, और यहाँ तक आपका कन्याकुमारी तक, इसको बोलते हैं मलाबार तट, ठीक है। ये क्या है आपका सर्करिक से लेकर कहाँ तक, दीव तक। सर्करिक से लेकर दीव तक जो आपका तट होता है, तटीय प्रदेश होते हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, याद रखना है। ये होगा आपका, फिर यहाँ से लेकर इसको बटा गया यहाँ तक, ये होगा, ठीक है। फिर इस क्षेत्र से आपको लेकर यहाँ तक आइएगा तो ये हो जाएगा आपका, और यहाँ से एक भाग है वो आपका है मलाबार तट। क्लियर। ये होंगे आपके काकरापारा। काकरापारा तट। तो अब काकरापारा तट की कुल लंबाई कितनी है, तो हम देख सकते हैं इसकी कुल लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर, याद रखना है, ठीक है। अब देखें कि यह सबसे लंबा तटीय प्रदेश है। क्या है, यह सबसे लंबा तटीय प्रदेश है, ठीक है। काकरापारा तट को हम पहले भी लिखवा दिए। काकरापारा तट को किस नाम जाना जाता है, काकरापारा तट को यानी गुजरात के तटीय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाएगी, तो यहाँ पर भी लगभग आपकी जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब जितने भी तटीय प्रदेश पर है, अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार किस प्रकार हुआ है। तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार इस प्रकार, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक तो नदी एस्चुरी, यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण करती है, तो वो तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नहीं करेगी, लेकिन यानी समुद्र द्वारा, समुद्र हमेशा हलचल आते रहता है, और ये समुद्र की धाराएं क्या करती है, अपने साथ जो नदियाँ आलाकर यानी समुद्र में जो निक्षेप करती है, वो इसमें हमेशा यानी वो आपका समुद्र में लहरें चलती रहती है, और उन लहरों के द्वारा मिट्टी, गाद वगैरह आदि का निक्षेपण किया जाता है, और उस निक्षेपण से क्या हुआ है, यहाँ पर ये तटीय मैदान में क्या हुआ है, विस्तार हुआ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, तो यहाँ पर विशेषकर यानी जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, ठीक है। विशेषता क्या होगी, ये सबसे लंबा तटीय प्रदेश है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो यानी बोल सकते हैं सर्करिक से लेकर कहाँ तक, यानी दीव तक के तटीय प्रदेश को क्या बोला जाता है, आपका काकरापारा का क्षेत्र बोला जाता है। दमन लिख लीजिए, दमन तक, यानी यहाँ पर देखेंगे कि दमन से लेकर उसके बाद कहाँ तक, ये होगा आपका गोवा। ये कौन सा क्षेत्र होगा, गोवा। गोवा यहाँ पर लिख लीजिएगा मंगलोर, मंगलोर, ठीक है। तो अब ये सबसे लंबा तटीय प्रदेश है, और साथ में क्या है, यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है। और याद रखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक है, तो सर्करिक से लेकर दमन तक, ठीक है। इसकी एक खास विशेषता है। दूसरी हम देखते हैं, ये आपका जो तटीय प्रदेश दिखाई दे रहा है, इसको हम किस नाम जानते हैं, तो इसको बोला कोंकण तट। कोंकण तट। अब कोंकण तट की विशेषता क्या है, तो कोंकण तट विशेषता की सबसे पहले ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो लिखेंगे कोंकण तट जो है आपका कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो कोंकण तट आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर दमन से लेकर यानी दमन से लेकर गोवा तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। ये लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कोंकण तट
ठीक है, इसकी विशेषता जो जो पॉइंट है उसको यहाँ पर लिखते चलिए। कि सबसे पहले यह कहाँ से कहाँ तक, यह गोवा से, सॉरी, यह दमन से गोवा तक फैली हुई है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, तो इसकी हम लंबाई देख सकते हैं, आपका 500, लंबाई जो होगा 530 किलोमीटर है। ठीक है, चौड़ाई देखी जाए तो इसकी चौड़ाई आपका हो जाएगा 35 से 50 किलोमीटर। ठीक है, और ख़ास विशेषता क्या होगी, तो यहाँ पर देखेंगे कि कोंकण जो तट है यह सबसे व्यस्त तटीय प्रदेश है। ठीक है, यह सबसे व्यस्त तटीय प्रदेश है, यह सबसे व्यस्त तटीय प्रदेश है। जवाहर बंदरगाह, पंडित जवाहर भाई मुंबई है, इसी तट पर अवस्थित है, इसी तट पर अवस्थित है, जहां से क्या किया जाता है, यानी तेल निकालने का कार्य किया जाता है, पेट्रोलियम बोल सकते हैं, जहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है। यानी भारत का सबसे अधिक सर्वाधिक पेट्रोलियम यहीं से निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता अगर देखा जाए, लो भाई चलो बस यही नोट कर लीजिए इसको। ये आपका हो गया कोंकण तट। और कोंकण तट को इसे महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश भी कहा जाता है। ये लिख लीजिएगा, इसे महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक होगा, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मिट्टी कैसी होगी, तो मिट्टी भी यहाँ पर क्या जलोढ़ मिट्टी हुई होगी। अब देखिए तटीय प्रदेश पर रहे तो यहाँ पर सभी जगह क्या पाई जाएगी, यानी जलोढ़ मृदा ही पाई जाएगी। ठीक है, जो भी तटीय प्रदेश होंगे ये भी लिख लीजिएगा। तीसरा होगा कन्नड़ का तटीय प्रदेश। तो ये जो आपका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, देखेंगे आपका गोवा से लेकर कहाँ तक, मंगलोर तक, यही है आपका कन्नड़ का तटीय प्रदेश। कन्नड़ का तटीय प्रदेश तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले इसमें जो विशेषता होगी उसको नोट किया जाए। इसकी विशेषता क्या क्या हो सकती है कि यह गोवा से कहाँ तक, यह गोवा से मंगलौर तक फैला है। देखिए आपका कन्नड़ तट की कुल लंबाई अगर देखी जाए तो इसकी लंबाई जो है आपका 525 किलोमीटर हो जाएगी। कन्नड़ तट की कुल लंबाई, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 525 किलोमीटर। ठीक है, अगर चौड़ाई देखी जाए कहाँ से कहाँ तक, हम देखेंगे आपका कहाँ से, देखिए गोवा से लेकर आपका कहाँ तक फैली हुई है, आपका मंगलौर तक फैली है। तो गोवा से लेकर मंगलौर तक की इसकी कुल लंबाई आपकी कितनी होगी, 525 किलोमीटर। वहीं चौड़ाई अगर देखा जाए तो ये आपका चौड़ा जो होता है 8 से लेकर 24 किलोमीटर क्या हो सकता है, चौड़ा 8 से 24 किलोमीटर इसकी क्या है, औसत चौड़ाई है। कहीं कहीं 8 किलोमीटर है, कहीं डायरेक्ट लिखिए चौड़ी है 8 से 24 किलोमीटर। अगर अगला बिंदु इसका विशेषता क्या, तो भाई कर्नाटक जो आपका कन्नड़ का तट है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लोहे का उत्पादन होता है, लोहे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, लोहे का उत्पादन
होता है एवं सर्वाधिक व्यापार भी होता है। उत्पादन एवं सर्वाधिक व्यापार भी होता है। ठीक है, यहां पर एक बंदरगाह है न्यू मंगलौर बंदरगाह, न्यू मंगलौर बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, सबका नाम याद रखिएगा। क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह का हम नाम लिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर। ये आपका हो जाएगा क्या? अब लंबाई याद रखना है 525 किलोमीटर, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई कितनी है? 8 से लेकर आपका 24 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं आपका कन्नड़ के बाद क्या होगा, तो कन्नड़ के बाद आपका हो जाएगा ये आपका मलाबार तट। ये इसको हम क्या कहेंगे? मलाबार तट, मलाबार तट। ठीक है, मलाबार तट। अब मलाबार तट की विशेषता क्या होगी? देखेंगे भाई, मलाबार तट सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक फैले हुए, यहाँ पर देख सकते हैं मलाबार मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि मलाबार तट है यह मंगलौर से कन्याकुमारी तक फैला है। ठीक है, दूसरा इसकी लंबाई लंबा है 550 किलोमीटर का है, लंबा है। और चौड़ाई देखी जाए, चौड़ाई अगर इसकी देखी जाए तो 20 से 100 किलोमीटर, 20 से 100 किलोमीटर। अब यहाँ की विशेषता क्या है? नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ लैगून झील पाया जाता है, लैगून झील पाए जाते हैं। अब देखिए लैगून झील क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपका ये समुद्र है, समुद्र से सटा हुआ भाग, जैसे मान लीजिए कि आपका ये भारत का मैप है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि हल्का ये जो भाग है यहाँ से कट गया है और अंदर जाकर ये क्या कर लिया, इस तरह से झील का बना लिया है। ठीक है, ये तो मतलब होता क्या है कि समुद्र का जल तो इसमें प्रवाहित हो गया लेकिन उधर से बाहर नहीं आ पाता है। ठीक है, और इस प्रकार से बने हुए झील को क्या कहते हैं? लैगून झील बोला जाता है। और ये हमेशा यानी ये खाड़ी में ही हो सकता है, ये मतलब सागर में ही हो सकता है, जहाँ पर अरब सागर हो। ठीक है, यानी सागर में ही होगा, कोई भी सागर हो, सागर में ही होगा। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, लैगून झील जो होंगी ये आपके समुद्र से सटे हुए भाग में इसका निर्माण हो सकता है। दूसरी बात, इसका उपयोग केरल के लोग क्या करते हैं, यानी लैगून झील का उपयोग, लैगून झील का उपयोग, लैगून झील का उपयोग केरल के लोग या केरल वासी मछली पकड़ने के लिए करते हैं, मछली पकड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए इसमें मछली, समुद्र से मछली इसमें आती है लेकिन इसी में रह जाती है, फिर बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि चारों तरफ से क्या है, ये स्थल है, अंदर तो है लेकिन ये आपका मान लीजिए कि इधर से एक थोड़ा सा गैप है और इधर से आया और इस प्रकार से इसका निर्मित है। यहाँ से तो हल्का फुल्का जल तो इसमें चला जाएगा लेकिन इसमें चारों तरफ से फैल जाएगा और लोग इसी में मछली मारते हैं और वो जल जो समुद्र से इसमें गया है वो बाहर नहीं आ पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बने झील को हम क्या कहेंगे? लैगून झील बोला जाता है। और इसका उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम इसकी विशेषता क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर मृदा जो होगी वो किस प्रकार की होगी? यहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। और इसका रंग कैसा होता है? लेटराइट मिट्टी लाल होती है, जो नारियल, काजू आदि के लिए उपयुक्त है, आदि के लिए उपयुक्त है।
आदि के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट इसमें जो है आणविक खनिज पाए जाते हैं। क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर आणविक खनिज भी पाए जाते हैं, ये भी पॉइंट लिख लेंगे। यानी यहाँ पर इस तटीय प्रदेश में यहाँ आणविक खनिज भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे थोरियम हो जाएगा, जैसे थोरियम, यूरेनियम, आदि। ठीक है, अगला कि भारत में जो मानसून है, भारत में मानसून कितने प्रकार का है। मानसून हम देखते हैं 2 प्रकार का होता है। एक आपका देखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। मानसून जो होगा, मानसून कितने 2 होते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून और एक होता है उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है, ये दक्षिण और पश्चिम के मानसून, सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा यानी मलबार तट पर ही वर्षा होती है। याद रखें, सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा मलबार तट पर, दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए ऊपर वाले को मिटा दें, ये मिटा दे, नोट कर लिया है, एक बार स्क्रीन ले लीजिए, इसका मिटा दे रहा है। देखिए सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा, सबसे पहले दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा मलबार तट पर ही वर्षा होती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ये कुछ खास क्या होगा यहाँ की मलबार तट की विशेषता। पश्चिमी तटीय प्रदेश के प्राकृतिक बंदरगाह, तो नोट कीजिएगा, एक हो जाएगा आपका कांडला गांव हो जाएगा, कंडला, माझगांव, जवाहर, अभी बताए थे हम, जवाहर नेहरू बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं जवाहर नेहरू को क्या बोला जाता है, नाहवा सेवा बंदरगाह। मुंबई हो जाएगा, मनमागांव भी हो जाएगा। नेक्स्ट और देखा जाए मंगलुरु और आपका कोची, मंगलुरु बंदरगाह, दूसरा हो जाएगा कोची बंदरगाह। ये प्रमुख रूप से पश्चिम तट पर अवस्थित प्राकृतिक बंदरगाह हैं। क्या, प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक है, याद रखना है। जो कोची बंदरगाह है, ये देखेंगे आपका कि 180 किलोमीटर अधिक लंबा है। कोची बंदरगाह केरल में 180 किलोमीटर क्या है, ये लंबा बंदरगाह है। ये हो गया आपका पश्चिमी तटीय प्रदेश। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।